कई लोगों ने मुझसे ये कहा कि प्रतिरोध को आप किस रूप में देखते हैं? मतलब प्रतिरोध तो सब कुछ, प्रेम कविताएं भी प्रतिरोध है। पितृसत्ता के खिलाफ जो कविताएं आज लिखी जा रही हैं, जो मुख्यतः कवियत्रियां लिख रही हैं, वह भी प्रतिरोध है। तो वो भी इसका हिस्सा हो सकती थी। मतलब इसका दायरा क्या है, इसके चयन का आधार क्या है? तो एक बात मुझे साफ करनी है कि प्रतिरोध के भी कई आयाम हैं। असल में प्रतिरोध तो एक बहुत व्यापक अवधारणा है, लेकिन मैं जब इस संकलन को संपादित कर रहा था, इसमें जो कविताओं पर विचार कर रहा था, तो मेरे सामने एक बात बहुत साफ थी। यहाँ जो प्रतिरोध है उसको आप कह सकते हैं कि वह एक सीमित अर्थ में है, वह व्यापक अर्थ में प्रतिरोध नहीं है। वैसे तो हर कविता अपने आप में एक प्रतिरोध है, उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है प्रतिरोध की, ऐसा नहीं है। यहाँ जो है प्रतिरोध से मेरा मतलब हमारा जो एक हमने जो खींचा है वो ये कि प्रतिरोध राजनीतिक प्रतिष्ठान के प्रति प्रतिरोध, जो बहुत सीधा प्रतिरोध है, जो एक राजनीति जो चल रही है पिछले 25 और उसके पीछे भी हम जा सकते हैं, लगभग 3 दशकों से हमारे देश में जो एक तरह का एक गठजोड़ जो दिख रहा है, वह गठजोड़ राजनीति, कॉरपोरेट और धर्म, इन तीनों का एक गठजोड़ है जो शुरू तो उदारीकरण के साथ ही हुआ है, लेकिन पिछले 2-3 दशकों में यह बहुत मजबूत होता गया है और इस सदी में वो बड़े ही खतरनाक ढंग से सामने आया है। तो वो जिस राजनीति को आगे बढ़ा रहा है, उसके सामने उसका वाहक, कहिए कि उसका जो वाहक है इस गठजोड़ का, वो राजनीति है। राजनीति आगे चल रही है और उसके साथ ये लोग हैं, कॉर्पोरेट है, धर्म सत्ता है, यानी तीनों सत्ता जो है, पूंजी की सत्ता है, धर्म की सत्ता है और राजनीतिक सत्ता जो है। तो यह राजनीति जो चल रही है उसके खिलाफ, इस गठजोड़ के खिलाफ जो सीधे सीधे लिखी गई कविताएं हैं, उसका जो प्रतिरोध रचती हुई कविताएं हैं, वह इसमें संकलित की गई है। तो हमारे सामने ये बिल्कुल स्पष्ट था कि इस तरह की जो कविताएं हैं उनको इसमें रखना है। तो हमने वैसी 75 कविताएं इसमें चुनी हैं जो सीधे सीधे सांप्रदायिक राजनीति जो है, जो सांप्रदायिकता का, जो सांप्रदायिक राजनीति है, और उससे भी आगे बढ़ करके, जिसको मैंने अपनी भूमिका में स्पष्ट किया है कि यह सिर्फ राजनीति पर कब्जा करने का अभियान नहीं है, यह दरअसल एक अधिनायकवादी शासन है जिसका जो बड़ा लक्ष्य है, उसका लक्ष्य भारत का जो अपना बुनियादी चरित्र है उसको बदलना है। यह पूरा एक सांस्कृतिक अभियान है, इसके पीछे पूरे समाज और संस्कृति को बदलना है। जिस बहुरंगी, जिस विविध वर्णी समाज में हम लोग रहते आए हैं और जिस भारत का स्वप्न हमारे स्वाधीनता आंदोलन के महान नेताओं ने देखा, उस भारत को नष्ट करने की, उस भारत पर आघात करने का एक अभियान चल रहा है और वो बड़े सुनियोजित ढंग से चल रहा है। आप देखिए कि इसके लिए क्या किया जा रहा है। एक बहुसंख्यकवाद किस तरह से हावी है, इसमें एक आख्यान रचा गया है। वो इस्लामोफोबिया किस तरह से प्रचारित किया गया है। इस अभियान के कई टूल्स हैं। दरअसल उसका एक टूल बहुसंख्यकवाद है, उसमें आता है इस्लामोफोबिया किस तरह से प्रचारित किया गया है कि यह लगातार कुतर्कों के जरिए और इतिहास को तोड़ मरोड़ कर यह प्रचारित किया जा रहा है कि इस्लाम एक पिछड़ा हुआ धर्म है और मुसलमान जो हैं वो बर्बर हैं, उनका इतिहास बर्बरता का इतिहास है और वो हमारी सहिष्णु संस्कृति के एक तरह के विलोम है जो हमारे साथ नहीं रह सकते। वो लगातार आप देखिए कि सांस्कृतिक स्तर पर यह चल रहा है, इस्लामोफोबिया खड़ा किया जा रहा है। और हमारे समाज में आप देखिए कि मुसलमानों के खिलाफ जो एक पूरा कैंपेन है, उसमें उनकी मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं, उनकी संस्कृति पर हमला, उसका मजाक उड़ाना, उनकी परंपराओं का मजाक उड़ाना, उनकी विरासत का मजाक उड़ाना, शहरों के नाम बदलना, सड़कों के नाम बदलना,
और अभी अभी आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक ऐतिहासिक चरित्र को लेके, औरंगजेब को लेकर के जिस तरह से जो चल रहा है, तो यह सब जो अभियान है, यह ऊपर से ऐसा दिखता है कि यह राजनीतिक सत्ता बनाए रखने का अभियान है, लेकिन ये इतना सरल नहीं है। यह दरअसल कॉरपोरेट वर्चस्व को बनाए रखने का भी अभियान है और पूरी तरह से एक सांस्कृतिक परिवर्तन लाने का, उनके हिसाब से वो सांस्कृतिक परिवर्तन क्या है, वो है बहुसंख्यकवादी एक हिंदू बहुल राष्ट्र बनाने के जो अभियान है। उसमें आप देखिए कि एक अधिनायकवादी शासन क्या कर रहा है। वह सिर्फ सत्ता पर उसने कब्जा नहीं किया है, उसने आपकी चेतना पर कब्जा करने की कोशिश की है और मीडिया उसमें उसके साथ है। इसके लिए वो क्या कर रहा है कि आप क्या पहनेंगे यह वो तय करेगा, आप क्या खाएंगे यह वो तय करेगा, आप किसके साथ प्यार करेंगे, किसके साथ शादी करेंगे, सब कुछ। तो पूरे जीवन पर आपके वो कब्जा करना वो चाहती है यह सत्ता जो है। और यह जो स्थितियां हैं वो उदारीकरण, जो नव उदारवाद है, उसके बहुत अनुकूल है। क्योंकि इस शताब्दी में जब आप देखते हैं पिछले कुछ वर्षों के पीछे, तो हुआ क्या है कि उदारीकरण के भी अंतर्विरोध सामने आए हैं। पूंजीवाद के जो दावे थे वो सब सारे धीरे धीरे ध्वस्त हुए हैं। तो उससे ध्यान हटाने के लिए भी जरूरी था कि एक इस तरह का एक सामाजिक सांस्कृतिक अभियान चलाया जाए। तो उसमें यह सत्ता वह अभियान चला रही है। तो वो जैसा कि मैंने पहले कहा, यह गठजोड़ है, कॉर्पोरेट, धर्म सत्ता, राजनीतिक सत्ता। तो जो कविताएं, हिंदी की कविताएं इस गठजोड़ को पहचान रही है, इनकी शिनाख्त कर रही है और इसके खिलाफ खड़ी है, पूरी ताकत के साथ खड़ी है और वो खुलकर खड़ी है। वह फासिस्ट शासन को फासिस्ट शासन कह रही है, वो फासिस्ट को फासिस्ट बता रही है। वो एक अमूर्तन में या एक कहिए कि बहुत बिंबों के जरिए कोई धुंध फैलाने की कोशिश नहीं कर रही है। तो इस संकलन में वैसी कविताएं हैं। दूसरी बात यह है कि इस दुरभिसंधि के खिलाफ जनता की आवाज, चाहे वो जिस स्तर पर भी हो, चाहे वो धीमी हो, चाहे वो बहुत मंद हो, जो भी हो, जिस तरह की भी हो, बहुत कमजोर भी हो, लेकिन वह आवाज, उसको लगातार पहचानना और उसको स्वर देना। अल्पसंख्यकों की जो आवाज है, उनकी जो पीड़ा है, दलितों की जो पीड़ा है इस दौर में, आदिवासियों की जो पीड़ा है, उनकी जो आवाज है, उनका जो संघर्ष है, तो उनको जो आवाज दे रही है, उनकी आवाज को, हाशिए की जो भी आवाज है, उन सबको जो सामने लाने का काम कर रही है, वैसी कविताएं इस संकलन में सम्मिलित की गई है। तो वैसी कविताएं 75 कविताएं इसमें हैं और 20 कवि हैं। इस 20 कवियों में कई पीढ़ियों के कवि हैं। यह सुखद है कि 4 पीढ़ियों के कवि आज इस तरह की कविताएं लिख रहे हैं, लेकिन इनको सामने लाने की चिंता जो हमारी थी, इनको सामने लाने की जरूरत जो हमने महसूस की, उसकी भी वजह यह है कि कहीं अभी जो शोर है, होता क्या है कि बाजार और सत्ता ने साहित्य को भी और संस्कृति को भी एक तरह से अपने निशाने पे लिया है। पिछले कुछ समय से बाजार प्रायोजित साहित्य भी है और जिस तरह से ये कह सकते हैं कि अराजनीतिकरण की प्रक्रिया भी तेज की गई है। क्या हमको क्या मतलब है इन चीजों से? समाज में जो भी घटित हो रहा है, मध्यवर्ग का जो जैसे सांप्रदायिकरण किया गया है, उसी के साथ अराजनीतिकरण की प्रक्रिया भी बढ़ी है। मतलब वो भी एक तरह की राजनीति है कि हम इनको जो भी चीजें समाज में घटित हो रही है उससे कोई मतलब नहीं है। और इधर एक नई चीज भी हुई है कि जन आंदोलनों को भी मीडिया के जरिए बदनाम कर दिया गया है। तो इसका असर साहित्य पर भी हुआ है। आप देखिए कि बहुत सारे प्रायोजित महोत्सव हो रहे हैं। सोशल मीडिया को बड़ा टूल इन लोगों ने बनाया है। तो सोशल मीडिया पर भी ऐसी कविताओं की भरमार है जो सीधे सीधे राजनीति का निषेध करती है और बल्कि निषेध ही नहीं करती, उसका विरोध भी करती है। जो जनता से जुड़ी हुई सामाजिक सरोकार की जो साहित्य है, उसको एक तरह से हाशिए पर डालने की भी कोशिशें लगातार चलती रही है और यह बताने की भी कोशिश चलती रही है कि राजनीति जो है, विचारधारा जो है,
वो साहित्य सृजन के लिए बाधक है। इस तरह की बहसें भी चलाई जा रही है, बाजार प्रायोजित बहसें लगातार, कि अब तो सामाजिक सरोकार से जुड़ी जो भी विचारधारा है, जो भी विचारधारा जनता की बात करती रही है या सामाजिक सरोकार या परिवर्तन की बात करती रही है, वो सब तो पिछड़ गया है और वो सब अप्रासंगिक हो चुका है। तो एक कथित प्रेम का साहित्य, कथित शाश्वत साहित्य, इन सब की भी भरमार लगातार होती रही है। तो मेरा उद्देश्य था कि इस जो नकली, जो एक शोर शराबा इन लोगों ने किया है, उसके बीच ऐसी कविताओं को सामने लाया जाए और स्थापित किया जाए और यह बताया जाए कि ऐसा नहीं है। सामाजिक सरोकार की कविताएं, प्रतिरोध की कविताएं और जो दुरभी संधि है राजनीति, धर्म, सत्ता और कॉर्पोरेट की, उसकी पोल खोलने वाली कविताएं लगातार लिखी जा रही है। और हिंदी में इसकी एक परंपरा रही है। जो प्रगतिशील जनवादी काव्य धारा है वह कमजोर नहीं पड़ी और वो मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है और उसी का विस्तार है ये कविताएं। तो गहन है यह अंधकारा, तो ये संकलन है। इन्हीं चिंताओं को लेकर के, इन्हीं सरोकार के साथ सामने लाई गई।